पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में जो अंतर था उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया था। आज के हम वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विकास की अवधारणाएं। कुछ अवधारणाएं दी गई हैं विकास की, उनके बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। तो सबसे पहले आता है सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास। कि विकास की अवधारणाओं में सतत विकास, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं धारणीय विकास, या फिर इसे हम बोल सकते हैं पोषणीय विकास। इसके अंतर्गत इस अवधारणा के अनुसार भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर इस अवधारणा के अनुसार भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए किया गया विकास सतत विकास कहलाता है। अब सतत विकास का जब हम अर्थ देखते हैं तो सामान्य तौर पर हमें सतत का जैसे अर्थ निकालते तो ऐसे लगता है कि सतत का अर्थ होता है लगातार चलने वाला विकास। लेकिन हम इसका इस विकास की अवधारणा के अंतर्गत इसका अर्थ हम निकालते हैं तो इसके अंतर्गत आता है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनको इस तरीके से उपयोग में लिया जाए जिससे कि आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके। जैसे मानो हमारे पास में जल संसाधन उपलब्ध है और हम इसका इतना अत्यधिक दुरुपयोग करें जिससे कि यह धीरे धीरे समाप्त होता चला जाए और आगे आने वाली पीढ़ी को ये जल प्राप्त न हो, तो इससे फिर उनके जीवन संकट में पड़ सकता है। जैसे डीजल, पेट्रोल, जो भी ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका इस तरीके से उपयोग करें जिससे कि आगे आने वाले लोग भी उनको आसानी से उपयोग कर सकें और अपना विकास कर सकें। तो इस तरीके से कहा गया है कि उसे हम सतत विकास कहते हैं कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर, मतलब कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कि उतना ही संसाधन का उपयोग करें जो कि आवश्यक न हो उससे अधिक उपयोग न करें, आवश्यक हो उतना ही उपयोग करें, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। नंबर तीसरा आता है मानव विकास। अब इसमें देखिए, अब हम देखते हैं कि ये मानव विकास की अवधारणा किसने दी और कब दी। 1990 में ये मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के नेतृत्व में विकसित हुई। यह अवधारणा 1990 में महबूब उल हक के नेतृत्व में विकसित हुई। इस अवधारणा में
मानव विकास के स्तर को मापने के लिए 3 सूचकांक शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जिसे स्वास्थ्य कोष्टक में लिख लेना, स्वास्थ्य, एवं प्रति व्यक्ति आय, जिसको कोष्टक में लिखा गया है जीवन स्तर, शामिल किए गए। कि महबूब उल हक था, उसने 1990 में ये अवधारणा दी गई मानव विकास की, और इसने 3 सूचकांक दिए। वो 3 सूचकांक हैं, एक तो शिक्षा, दूसरा है जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। इनको शामिल करते हुए इनके आधार पर मानव विकास की अवधारणा प्रकट की, और इससे किसी भी देश का, इन तीनों सूचकांकों से किसी भी देश के मानवों में या वहाँ रहने वाले लोगों का कितना विकास हुआ है, इन तीनों सूचकांकों के माध्यम से ये निकाला जा सकता है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। इसी प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। इस प्रक्रिया ने विकास को अर्थ केंद्रित से मानव केंद्रित बना दिया है। जो मानव विकास की जो अवधारणा है, इसमें जब बात करते हैं तो ये कहता है कि आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। कि जो विकास की हम बात करते हैं तो साधन और साध्य में अंतर समझो। साधन और साध्य में, साध्य होता है लक्ष्य, साध्य क्या होता है? लक्ष्य। और साधन होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो प्रयास किए जाते हैं, जो भी साधन अपनाए जाते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो साध्य में आ जाती हैं। जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो साध्य में आ जाती हैं, और साधन होता है लक्ष्य। तो आर्थिक जो वृद्धि होता है, जो विकास का एक साधन है, न कि आर्थिक वृद्धि साध्य। साध्य तो क्या है? विकास है। ठीक है। मानव विकास की जो ये अवधारणा थी, जैसे ही आती है तो इससे पहले आर्थिक वृद्धि को विकास का केंद्र माना जाता था, लेकिन जैसे मानव विकास की अवधारणा आई तो आर्थिक वृद्धि से ये हटकर मानव को केंद्रित कर दिया गया कि मानव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक ये क्या नहीं माना जाएगा? विकास नहीं माना जाएगा। पहले क्या था कि आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तब तक क्या माना नहीं जाएगा? विकास। लेकिन अब क्या है? आर्थिक वृद्धि से हटकर किसको केंद्र बना दिया गया है? मानव को। कि जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक विकास नहीं माना जाएगा। तो ये था आपका विकास की अवधारणाएं। अब अगला टॉपिक आता है नियोजन। भारत में नियोजन के बारे में हम बात करते हैं। अगला हेडिंग है, जो हमने पीछे जो पढ़ा है वो हम आर्थिक अवधारणाएं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने जब प्रारंभ में जब पाठ का अध्ययन किया था तो उसमें पाठ का नाम बताया था, अध्याय का नाम था आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। तो आर्थिक अवधारणाएं समाप्त होती हैं, उसके बाद अब चलता है नियोजन। ठीक है। तो अब इस नियोजन में देखिए, तो नियोजन का अर्थ जब हम देखते हैं तो नियोजन का अर्थ निकल कर आता है उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन। उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में
अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना नियोजन कहलाता है। उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना नियोजन कहलाता है। अब समझिए इसको कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनको प्राथमिकता कि हम इन संसाधनों का उपयोग इन संसाधनों में से सबसे पहले किस संसाधन का उपयोग लेंगे, उनकी क्रम निर्धारण करना कि पहले इस संसाधन का उपयोग लेंगे, उसके बाद में ये, उसके बाद ये, उसके बाद एक तो क्रम निर्धारित करना और उन क्रम के आधार पर ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको आवंटन करना कि यह संसाधन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम आएगा, यह संसाधन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम आएगा। तो उनका आवंटन करना और उस आवंटन के साथ साथ उनका उपयोग करके उन्हें प्राप्त करना कि उनको उपयोग करके उन्हें हम अपने पास प्राप्त करने का जो प्रयत्न करते हैं वही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। मतलब कि जो हम मैनेजमेंट करते हैं कि हमें पहले ये काम करना है, उसके बाद में ये काम करना है, ठीक है। जैसे चलो कि आपको विद्यालय खोलने का कोई काम कि विद्यालय खोलते हैं तो उस विद्यालय के अंतर्गत सबसे पहले हम उन संसाधनों की क्रमता को देखेंगे। जैसे पहले भवन बनाएंगे, भवन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, जो भी लोहा लगेगा, इन सभी को क्रम निर्धारण करते हुए हम भवन का निर्माण करेंगे। पहले हम पत्थर और बजरी सीमेंट लगाएंगे, उसके बाद में लोहे का उपयोग होगा। ये जो सारा जो क्रम निर्धारण होता है, उसके बाद में भवन निर्माण होने के बाद में वहाँ पर जो भौतिक आवश्यकताएं हैं जैसे फर्नीचर या वहाँ की जो भी विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए जो भी सामान चाहिए वो उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद में टीचरों की उपलब्धता होगी, उसके बाद में बच्चों का एडमिशन होगा। तो इस प्रकार क्रम निर्धारण करके क्या किया जाए, उनका उपयोग किया जाए, यही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नियोजन के घटक कौन कौन से घटक होते हैं नियोजन की। प्राथमिक क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य ज्ञात करें। सबसे पहला घटक तो ये होता है कि हमें क्या करना है, उस एक लक्ष्य या उद्देश्य सुपरिभाषित होना चाहिए, साफ और स्पष्ट हमें उद्देश्य का पता होना चाहिए कि हमें ये करना है, तभी हम आगे उसके और कार्य करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। दूसरी बात, उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है कि हमारा ये लक्ष्य है और ये लक्ष्य या उद्देश्य है और इसको प्राप्त करने के लिए हमें ये संसाधन चाहिए और उन संसाधनों में ये हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका पता लगाना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। नंबर 3, अनुमान लगाकर उन संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग किया जाता है। कि घटक में आ जाता है कि पता लगा लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, संसाधनों का पता लगा लिया, तो उसके बाद में उन संसाधनों से हमें क्या क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, उन सभी को अनुकूलतम सही तरीके से आवंटन करते हुए उन संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये इसमें आ जाते हैं, घटक में आ जाते हैं। अब नियोजन की घटक के बाद में आता है आर्थिक नियोजन। एक
आता है आर्थिक नियोजन, आता है अपने अध्याय में क्या चलेगा, आर्थिक नियोजन। तो इस आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है कि उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। एक दूसरी परिभाषा और है, उसको भी देख लो। जब नियोजन की तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या वांछित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु किया जाता है, वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। दोबारा से देखिए, जब नियोजन की तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या वांछित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु किया जाता है, तो वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। कि आर्थिक नियोजन क्या कहलाता है, जो हमारे पास नियोजन की जो तकनीक हम उपयोग में ले रहे हैं, नियोजन की जो तकनीक हम जो उपयोग में ले रहे हैं, वह अर्थव्यवस्था जो हमारी, हम अर्थव्यवस्था के बारे में पीछे अध्ययन कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था में जो विकास के लक्ष्य जो हमारे द्वारा रखे जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। तो वह जो कार्य होता है, वह जो नियोजन होता है, वह कौन सा नियोजन कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब आर्थिक नियोजन की हम बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन की तकनीक सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई थी। सबसे पहले आर्थिक नियोजन की जो तकनीक को अपनाया गया था, वह सोवियत संघ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूस के नाम से जानते हैं आजकल, तो सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई थी, वो थी 1928 में। ये फैक्ट हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना। 1928 और सोवियत संघ। ठीक है, अगली बात है, भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए प्रथम प्रयास 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, देख लेना अच्छे तरीके से, वी आधा से वे से व रैया, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा अपनी पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में किया। ठीक है, भारत में 1934 में प्रयास किया गया, किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया, और उनकी पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात, ये तो 1934 तक तो भारत आज़ाद हुआ नहीं था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात योजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार ने मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। मार्च 1950 में कौन सा आयोग की स्थापना की, योजना आयोग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का, योजना आयोग के बारे में बात कर ली, इसे मार्च 1950 और योजना आयोग को अंडरलाइन कर लेना। योजना आयोग का उद्देश्य क्या था, देश के संसाधनों का आकलन कर उन्हें बढ़ाना तथा संसाधनों को प्रभावी एवं संतुलित
प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना। इसका योजनाओं का उद्देश्य था कि देश में जो संसाधन हैं उनका आकलन लगाना, कितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं और उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और उन संसाधनों को किस तरीके से संतुलित उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी योजनाएं बनाने का कार्य किसका था? योजना आयोग का। ठीक है। आगे एक और अगस्त 1952 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। अंडरलाइन कर लेना, अगस्त 1952 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। इसमें कौन कौन आते हैं? देखो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन आते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। तो वो प्रशासक तथा उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। या तो प्रशासक आएगा या फिर वहाँ पर उपराज्यपाल होगा, वह इसका क्या होगा? सदस्य होगा। कहाँ पर होता है उपराज्यपाल? केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की जगह कौन सा होता है? उपराज्यपाल। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में क्या पाए जाते हैं? उपराज्यपाल पाए जाते हैं। जहाँ पर विधानसभाएं हैं दो में, पुडुचेरी और दिल्ली में, तो वहाँ पर जहाँ विधानसभाएं पाई जाती हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो वहाँ के उपराज्यपाल और अन्य के क्या पाए जाते हैं? प्रशासक। तो ये इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अगली हेडिंग है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। भारत में आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला है, देखो इनको ध्यान से देख लेना, सीधी सीधी लाइनों में है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। दूसरा है गरीबी की समस्या का समाधान करना, कि देश में से गरीबी किस तरीके से हटाई जाए। आय की असमानता को कम करना, कि गरीबी हटाने के साथ साथ आय की असमानता को कम करना, कि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है, कुछ के पास न के बराबर भी नहीं है, तो उनमें समानता दर्शाना। चौथा है मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसर का विकास करना। पांचवा है सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जैसे खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चे माल के लिए जो व्यवस्था की गई, उसी प्रकार सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नंबर 6 है परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिकरण बनाना, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो परंपरागत संसाधनों पर निर्भर है उसको आधुनिक संसाधनों या आधुनिकरण करना, आधुनिक संसाधनों पर निर्भर करना। सातवां है अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना, अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना। आठवां है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, कि ऐसा नहीं कि एक साल तो समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए विकास बहुत उच्च ले जाना, लेकिन अगले वर्ष वे संसाधन सभी समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद विकास की दर नीचे आती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं, कि आर्थिक इस तरीके से संसाधनों का उपयोग करना जिससे कि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। 9वां है ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना। ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार एवं ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना, कि एक तो गाँव का विकास हो और समाज और सामुदायिक सेवाओं का विस्तार किया जाए और अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। और लास्ट 10वां है क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति करना, कि अलग अलग क्षेत्रों में जो असमानता पाई जाती हैं उनको समाप्त करना। इस
आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। योजना आयोग के द्वारा भारत में विकास करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी, जो 5-5 वर्ष की योजनाएं थी। तो उसको किस नाम से जाना जाता था? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, योजनाओं के नाम से जाना जाता था। तो हेडिंग लिखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए, इसमें मैंने क्रम से लिख रखा है, तो क्रम दे रखा है। कुल योजना आयोग के द्वारा कुल योजनाएं चलाई गई थी 12। कितनी योजनाएं चलाई गई? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। उसके बाद में योजना आयोग को भंग करके अब नीति आयोग बना दिया गया है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। कब कब चलाई गई उनको आप लिख लो क्रम वाइज। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। 31 मार्च 1956 तक। ये ध्यान रखना, जो भी योजनाएं चलती हैं वो 1 अप्रैल से चलेंगी और समाप्त 31 मार्च को होंगी। सन आगे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये डैश डैश का मतलब होता है कि आगे ये पहली की जगह आ जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं, इस तरीके से है ये, ठीक है। ये क्रम के आधार पर ही ये इनके नाम है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961, मतलब 1 अप्रैल 1956, 31 मार्च 1961। तीसरी है 1961 से 1966, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। चौथी है 1969 से 74। पाँचवीं है 1974 से 1979। इसमें देखो बीच में लिखा है 1978 से 83 तक अनवरत योजना। तो ये मैं आगे बताऊंगा, तो इस तरीके से ही लिख लेना इस कोष्टक में। और 1974 से 1979 तक ये भी लिख लेना। छठी है 1980 से 1985 तक। फिर आप ये देखना कि यहाँ पर एक वर्ष बाद में चली 1980, बीच में छूट गई थी, वो भी बताऊंगा क्या होता है वो। 1980 से 1985। सातवीं 1985 से 1990। आठवीं फिर 1992 से 1997, बीच में छूट गई, वो भी बताऊंगा, वो आप आ जाएंगे आगे, मैं बताता हूँ। 1992 से 1997। नवीं 1997 से 2002। फिर 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 2007 से 2012। 12वीं 2012 से 2017 तक, ठीक है। देखिए, एक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 66 में समाप्त होती है, लेकिन चौथी चलती है 1969 से 74। तो ये बीच में जो 3 वर्ष का जो गैप आया है, वो जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 65 में, तो इस वजह से यहाँ पर आपातकाल लगा हुआ था, तो योजनाओं का निर्माण नहीं हो सका था। इसलिए उन पंचवर्षीय योजना की जगह एक एक वर्ष की 3 योजनाएं बनाई गई थी। इस काल को योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। और ये अनवरत योजना का मतलब कि 1974 में 5 वर्ष के लिए 1979 तक बना दी थी, लेकिन 1975 के बाद में आपातकाल लग जाता है और सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार ढह जाती है और अलग से मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, और उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बीच में ही समाप्त करके 78 से 83 की अलग से एक योजना बनाई, उसको अनवरत योजना का नाम दिया गया। लेकिन वह फिर
78 और 79 तक ही चली, लेकिन 80 में फिर से इंदिरा गांधी के द्वारा सरकार बनाई गई और इसको अनवरत योजना को 80 में समाप्त करके फिर यहाँ से फिर से पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और यहाँ 1990 से 92 में एक समय ऐसा आया था, यहाँ पर सरकारों का जो तख्ता पलट हो रहा था, कभी कौन प्रधानमंत्री बन रहा था, कभी कोई प्रधानमंत्री बन रहा था, तो उस समय ये योजना का निर्माण नहीं हो सका था। तो इसलिए ये 1990 के बाद में कब बनी थी, 1992 में। तो अगली अब आती है हमारी एक हेडिंग आती है योजना अवकाश। तो अब इसमें ये मैं लिखा देता हूँ, ये लिख लो। योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच भारत पाक युद्ध लगातार सूखा, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों के क्षय से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है। अगला है अनवरत योजना। अनवरत योजना के अंतर्गत इस योजना में एक चालू योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद अद्यतन और संपादित किया जाता है। इससे चालू योजना के लक्ष्यों, अनुमानों, संसाधन आवंटन और योजना की समय अवधि को परिवर्तित करने की लचीलता होती है। मैंने ऊपर बताया था आपको कि इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए नई योजना को चलाया। तो उस योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया। ठीक है। अब ये थी। अब आता है योजना। मैंने बताया कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही लगी, लास्ट था 2017 तक। तो उसके बाद में क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि उस योजना आयोग की जगह एक दूसरा आयोग की स्थापना कर दी गई, योजना आयोग को समाप्त करके, और वह नाम था नीति आयोग। ठीक है। तो इस नीति आयोग में कौन कौन है, क्या क्या है, देखिए। भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके 1 जनवरी 2015 को, अंडरलाइन कर लेना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की जगह क्या बनाई गई है, नीति आयोग। और कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार, CEO हैं श्री अमिताभ कांत। इसके उपाध्यक्ष जब ये नीति आयोग बना था तब था अरविंद पनगड़िया, लेकिन अब वर्तमान में राजीव कुमार हैं। और CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है। तो ये था आपका 14वां अध्याय समाप्त होता है। आगे फिर अगला अध्याय लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।